आज हम अपना नया विषय शुरू करते हैं। नया टॉपिक हमारा है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है कि ये कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें पूछा ज़रूर जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा ये कठिन लगता है कि संधि है क्या, इसको हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है इस शब्द में। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूँगी और मेरा विश्वास है कि बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूँगी ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। संधि से संबंधित पूरा वीडियो देखेंगे आप और कई बार देखेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। संधि आज का हमारा जो विषय है वो है संधि। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि है क्या, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। संधि और समास में क्या अंतर है, क्या क्या पढ़ेंगे हम। संधि का शाब्दिक अर्थ पहले पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होती है। संधि और समास में अंतर क्या होता है, संधि और समास में अंतर। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है, संधि क्या है और समास क्या है। तो इस तरह से संधि के प्रकार, संधि के प्रकार मुख्य रूप से आज हम लोग इतने विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी तो संधि का चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही वीडियो में पूरा समझाना मुश्किल है, इसलिए मैं इसके अलग अलग पार्ट बनाऊंगी और आज हम लोग केवल इतना ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संधि, संधि है क्या। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या मतलब होता है, मेल, जुड़ाव, मिलाप, यानी कि किसी दो चीज़ों का आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। शाब्दिक अर्थ में हम यही समझते हैं कि किसी दो चीज़ों का आपस में मिलना ही संधि कहलाता है। अब देखिए, दो चीज़ों का आपस में मिलना संधि कहलाता है, लेकिन अब यहाँ पर हम हिंदी संधि की बात पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में जो संधि है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दो आपस में कौन सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि विकार उत्पन्न होगा और परिवर्तन होगा, तो फिर उसे हम संधि कहेंगे। इसके विषय में हम देखते हैं। देखिए क्या है ये कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं, देखिए इसको हम देखते हैं, परिभाषा इसकी है, जब दो वर्ण आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं यानी कि परिवर्तन करते हैं। विकार उत्पन्न करने का मतलब हुआ परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो शब्द में परिवर्तन हो जाता है, शब्द हमारा परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम जो है वो कहते हैं संधि। शब्द परिवर्तित हो जाता है। अब शब्द देखें हम परिवर्तित कैसे होता है। जैसे हमने बोला विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है। अब इसको अगर हम अलग अलग विग्रह करें या इसका विच्छेद करें तो कैसे होता है, देखिए विद्या प्लस आलय। अब इसको जब हम लोगों ने आपस में मिलाया तो यहाँ पर विद्या, जब हमने विद्या का उच्चारण किया तो यहाँ पर आ का उच्चारण आया और आगे आ वर्ण है, तो आ और आ वर्ण मिल करके यहाँ पर आ हो गया, इसलिए यहाँ पर ये विद्यालय जो है ये संधि शब्द है। वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ से लेकर के ज्ञ तक
जो हमारे वर्णमाला के अक्षर है वही वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें वर्ण, स्वर और व्यंजन है, इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वर्णों के मिलने पर कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर संधि होता है, यानी कि जब परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर संधि होता है। इसी तरह से गिरीश एक शब्द है, गिरीश। अब ये क्या हो गया, गिरी प्लस ईस, गिरीश, री ई प्लस ई। अब ये यहाँ पर हो गया ई, यहाँ पर ई की मात्रा आ गई, रा पर ई की मात्रा आ गई, तो ये संधि शब्द है। अब संधि की परिभाषा हम लोगों ने देखा कि वर्णों के मेल से होने वाले विकार जो उत्पन्न होते हैं, यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उसे जो है वो संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, शब्द के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, तो वहाँ पर संधि होता है। अब देखिए संधि और समास में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में अंतर। अब दोनों में अंतर क्या है, संधि और समास में क्या अंतर है, इसको हम समझें। क्या है कि संधि जो है वो वर्णों का मेल होता है। पहला अंतर क्या है, संधि, संधि वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल। और समास जो है वो शब्दों का मेल, समास जो है वो शब्दों का मेल। शब्दों का मेल क्या होता है, समास। शब्दों का मेल समास है, वर्णों का मेल संधि है। वर्ण और शब्द में अंतर क्या है कि वर्ण मुख से निकली वो ध्वनि होती है जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्द क्या होता है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द या कहीं कहीं आपको पद लिखा हुआ मिलेगा। पद और शब्द में थोड़ा सा अंतर है। शब्द क्या है, जब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पर उसे पद कहते हैं। तो और दूसरा अंतर क्या है कि संधि के अलग करने को, दूसरा अंतर है संधि के अलग करने को संधि विग्रह, संधि विच्छेद कहते हैं। अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। और समास के अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। सामासिक पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। अब एक दो उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे। देखिए, समास विग्रह कहते हैं तो मुख्य रूप से यही दो अंतर है कि ये संधि विच्छेद होता है और ये समास विग्रह होता है। पहला चीज़ देखिए, संधि जो है क्या है, वो वर्णों का मेल है और समास क्या है, वो शब्दों का मेल है। संधि को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं और समास को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि संधि और समास में क्या अंतर है। वर्ण और शब्द में अंतर है, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं और सामासिक पदों के अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। सामासिक पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ये दो अंतर हैं। उसके बाद देखिए कि कुछ पदों के माध्यम से हम समझते हैं समास विग्रह कैसे होता है। जैसे देखिए, शब्द हमारा है समुद्र यात्रा।
समुद्र यात्रा, इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे? समुद्र की यात्रा। नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी ऐसा कमल जिसका रंग नीला है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, इस तरह से। तो संधि और समास में ये थोड़ा सा अंतर हमने बता दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण संधि के, और क्यों इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो है संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए कुछ उदाहरण और हम देखते हैं, जैसे है धर्मार्थ। शब्द हमारा है धर्म प्लस अर्थ। अब इसको हमने जब संधि बनाया तो ये हो गया धर्मार्थ। अब यहाँ पे धर्म अ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सभी व्यंजन वर्ण में अ जो है अपने आप जुड़ा हुआ होता है, उसे कहीं अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पर जिस वर्ण में कोई मात्रा नहीं होगी, केवल वर्ण अपने मूल रूप में होगा, तो वहाँ पर अ जो है वो होता ही होता है। जैसे देखिए कि क, तो इस तरह लिखेंगे क प्लस आ, तब ये हमारा क पूरा होता है। अब यहाँ व्यंजन हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि पूरा आपको समझाए, बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उन सभी व्यंजन वर्ण में अ जो है जुड़ा हुआ होता है। जैसे स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर हैं, और जिनमें वर्णों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन है। तो सभी व्यंजन वर्णों में अ जो है स्वतः ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए अ प्लस आ, अब ये हो गया हमारा आ। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा हो गई। और देखते हैं महाउत्सव, महा प्लस उत्सव, ये क्या हो गया? महोत्सव, महोत्सव। तो यहाँ पर महा आ और उ, आ और उ मिलाकर के ओ बनता है। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ और ई के योग से ए बनता है, और जो है देखो आ और ई के योग से ए बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। और आ और ए के योग से ए बनता है, आ और उ के योग से ओ बनता है, और आ और ओ के योग से ओ बनता है। तो ये हमारे जो है सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और यही संधि में भी है। तो इसलिए देखिए अ और उ, महा। अब यहाँ देखिए आ और आ भी हो सकता है, यहाँ पर आ और आ भी हो सकता है, हमने आ ही लिखा है लेकिन आ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आ और उ का योग बना तो यहाँ पर ओ आ गया। इसी तरह से और देखिए सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, क्या हो गया? ये सूर्योदय। क्या है यहाँ पर? सूर्य अ है और यहाँ पर उ है, तो ये मिलाकर हमारा बन गया ओ, सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्योदय। इसी तरह से और भी शब्द हैं, वर्षा ऋतु हो गया, निश्चल हो गया। तो ये सब हम आगे जो है डिस्कस करेंगे
आगे चलिए इतना ही। आगे जो है अभी इसके प्रकार से अब हम क्या करते हैं, संधि के प्रकार पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, अब देखिए अगला है, हम क्या पढ़ते हैं, संधि के प्रकार यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 मुख्य रूप से संधियाँ हमारी होती हैं। लेकिन स्वर संधि ऐसी है कि इसके 5 भेद हैं। स्वर संधि जो है इसके प्रकार 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक, व्यंजन और विसर्ग बाद में देखते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब 5 कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। पहला है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण स्वर संधि और 5वां है अयादि, अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की संधि होती है। अब देखो, जैसा कि नाम हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का, दीर्घ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, व्यापक, बड़ा। तो जो बड़ा हो वही जो है दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि का मतलब बड़ा। और एक चीज़ और बता दें, देखिए प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं सब में अधिकतर स्वर संधि ही पूछी जाती है। व्यंजन या विसर्ग संधि के बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपको जो है वो स्वर संधि से मिलेंगे। अब इसमें कोई भी प्रकार हो सकता है। अब दीर्घ की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बड़ी मात्रा। दीर्घ स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान है बड़ी मात्रा। दीर्घ स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बड़ी मात्रा। क्या होता है इसमें? बड़ी मात्राएं आती हैं। जो शब्द होगा उसके बीच में बड़ी मात्राएं होंगी। जैसे बड़ी मात्राएं क्या हो गया? आ की मात्रा, ई की मात्रा, जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरे दीर्घ स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर में जिसके समय में उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। अब इसमें देखिए अ, ई और ऊ की मात्रा बीच में जहाँ पर भी आए जिस भी शब्द में, वो सभी दीर्घ स्वर संधि है। इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। अब विद्या और अभ्यास, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है। इसी तरह से गिरीश, गिरीश में ई की मात्रा है। और बधूत्सव, गिरीश हो गया। और बधूत्सव, बधूत्सव में देखिए ऊ की मात्रा है। बधू प्लस उत्सव, बधूत्सव हो गया। तो इस तरह अब यहाँ पे हमने एक एक उदाहरण के माध्यम से समझा कि आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। अब इसका एक और हम आपको बताएं कि जब भी देखिए अब कैसे होगा, अगर देखिए अगर कहीं पर भी आ आता है, आ प्लस आ, तो भी ये आ बन जाएगा। और आ प्लस आ, तो भी ये आ बन जाएगा। आ प्लस आ, तो भी ये आ बन जाएगा। और आ प्लस आ होगा तो भी ये आ बन जाएगा। तो इस तरह से हमेशा आ अगर है तो आपस में दो परस्पर एक जैसे व्यंजन मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर ही होगा। इसी तरह से देखते हैं
ई प्लस ई, तो भी ये ई हो जाएगा। ई प्लस ई, तो भी ये ई हो जाएगा। ई प्लस ई, तो भी ये ई हो जाएगा। और ई प्लस ई है तो भी यहाँ पर ई हो जाएगा। इसी तरह से और देखते हैं, ऊ वाला भी देख लेते हैं। इसी तरह से ऊ प्लस ऊ, तो ऊ प्लस ऊ, तो भी यहाँ पर ऊ हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ, तो भी ऊ हो जाएगा। ऊ प्लस ऊ, तो भी यहाँ पर ऊ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आ, ई और ऊ तीनों की दीर्घ मात्राएं होती हैं। ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। जहाँ कहीं भी बीच में आपको ये मात्राएं दिखें, आप तुरंत उसमें टिक कर दीजिए। अगर दीर्घ स्वर संधि पूछा गया है तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, ये तो हम लोगों ने दीर्घ पढ़ा। अब पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। देखिए, गुण स्वर संधि क्या है? गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी और अर यानी कि री। अब इसको भी अभी हम देखिए, ए और ओ कैसे बना है, किसके योग से, ये हम अभी आपको समझाए हैं। वही चीज़ इसमें है। इसी तरह से अगर आ प्लस री होता है तो वो अर हो जाता है। आ प्लस री तो वो अर हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? गुण स्वर संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री का जो है वो र हो जाता है। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे है शब्द है हमारा, यहाँ पे कौन सी मात्रा आपकी आएगी? ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री की मात्रा। अर यानी कि रा हो जाएगा। रा की रेफ मात्रा। क्या क्या आएगा? आ के साथ ई अगर जुड़ेगा, देखिए, आ प्लस ई। अब यहाँ पे दीर्घ आ भी हो सकता है, वह आ भी हो सकता है। और ओ में क्या होगा? आ या आ होगा और इसके साथ जुड़ेगा ऊ, तो ये जो है ओ बन जाएगा। इसी तरह से आ और आ के साथ अगर री जुड़ेगा तो ये बन जाएगा अर यानी कि री मात्रा। इस तरह से जो है ये स्वर है गुण स्वर संधि का। ये आपको समझना है कि अगर कहीं पे आ के साथ ई है या आ के साथ ऊ है, तो इस तरह से दीर्घ ऊ भी हो सकता है और लघु ऊ भी हो सकता है। तो ये जो है ए की मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा और र, तो अर। तो ए, ओ और र इस तरह अगर कहीं लिखा है तो आप उस पर जो है तुरंत निशान लगा दीजिए, आपका गलत नहीं हो सकता है। कुछ उदाहरण हम इसका समझते हैं। जैसे देखिए, सुरेंद्र शब्द है एक, तो ये क्या है? सुर प्लस इंद्र। अब यहाँ पर क्या आया? र, आ और ई, तो इसलिए ये ए की मात्रा यहाँ पर आ गई। इसी तरह से अन्य उदाहरण हम देखते हैं। गणेश हो गया, सूर्योदय हो गया, महोत्सव हो गया। गणेश तो क्या है? गण प्लस ईस, गणेश। रा, आ और ई, तो यहाँ पर ए की मात्रा हो गई। गणेश। महोत्सव, महोत्सव क्या हो गया? महा प्लस उत्सव। यहाँ पर आ और
ऊ, तो ये बन गया ओ, महोत्सव। बधूत्सव। इसी तरह से और देखिए ब्रह्मर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ये क्या हो जाता है, ब्रह्मर्षि। ये अब यहाँ पर री है तो ये जो है रा की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से अगर आधा अक्षर कहीं होगा या जो है ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। अब अगले भी आगे हम देखते हैं, गुण हो गया, दीर्घ हो गया, अब वृद्धि, वृद्धि, यण और अयादि, ये तीनों भी पढ़ते हैं। वृद्धि स्वर संधि, तीसरा हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, यण और अयादि, ये तीन हमारा बाकी है, इसको तीनों को हम देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, और यहाँ पर अ और औ की मात्रा आती है, अ और औ की मात्रा, यानी कि अगर दोहरी मात्राएं हैं तो ये जो है वृद्धि स्वर संधि है। जैसा कि शब्द से हम जान रहे हैं वृद्धि, वृद्धि यानी कि बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना, किसी चीज़ का विकास करना, तो यहाँ पे मात्राओं का विकास हो रहा है। ए की मात्रा ए हो गई यानी डबल मात्रा हो गई, ओ की मात्रा अ हो गई, यहाँ पे दोहरी मात्रा बन गई। उदाहरण के रूप में देखते हैं महेश्वर, महेश्वर्य। अब यहाँ पे क्या है, महा प्लस ऐश्वर्य, महा आ आया और यहाँ पे अय आया, तो ये मिला करके ए की मात्रा बन गई। ए देखिए आ और आ के साथ अगर ए और अय आएगा तो ए की ही मात्रा बनेगी, तो महेश्वर। तो इस तरह से महेश्वर हो गया। अब देखिए सदैव, तथैव, सदैव क्या हुआ, सदा प्लस एव, सदैव, द आ प्लस ए बन गया ए। इस तरह से देखिए दो उदाहरण में समझा दिया है। और इसी तरह और भी कहीं भी अगर आप देखें कि अ की मात्रा, और भी देख लेते हैं, अ की मात्रा वाला भी देख लेते हैं, जैसे महौषध, महौषध। अब इसमें क्या हो गया, महा प्लस औषध, ठीक। तो हम देखिए महा आ आया और औ की मात्रा आई, तो यहाँ पर औ बन गया। इसी तरह से अ में अगर ओ कोई भी मिलता है तो वो औ की मात्रा ही बनेगी, यानी दोहरा मात्रा अगर कहीं लगा है तो सीधा सा वृद्धि संधि आपका सही उत्तर है। अब यण संधि पढ़ते हैं। यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में है कि यू, ई, ऊ और री, देखिए इसमें क्या है, ई, ऊ और री के बाद, अब इसमें देखिए यहाँ पर अभी तक ये सारे वर्ण बाद में आ रहे थे, ये सारे वर्ण अभी तक बाद में आ रहे थे। इन तीनों में देखिए अ और अ पहले आया है, बाकी सारे वर्ण बाद में आए हैं। लेकिन यण संधि और अयाद संधि में क्या है कि ये वर्ण पहले आएंगे और जो आ है या अन्य कोई भी वर्ण वो सारे बाद में आएंगे। तो इसको देख रहे हैं हम लोग, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न, भिन्न मतलब दूसरा, कोई भी दूसरा स्वर आए, कोई भी दूसरा स्वर आए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर यण संधि हो जाता है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और, जब
अगर किसी ई के बाद कोई भी वो आएगा स्वर, देखिए समझते हैं इसको। ई के बाद ई और ई के बाद आया हमारा, मान लीजिए अ आया या ऊ आया, तो जो भी वर्ण आएंगे तो मात्रा उस हिसाब से हो जाएगी। लेकिन ई के बाद आएगा तो ये या बन जाएगा, और ऊ के बाद कोई भी स्वर आया, मान लीजिए आ ही आ गया, तो ये वा बन जाएगा। अगर री के बाद आएगा तो वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे री है, री के बाद अ आया तो ये रा बन जाएगा। और एक चीज़ और, इसमें बीच में आधा अक्षर जरूर होता है। और एक पहचान ये भी है कि बीच में यानी या वा इसके बाद, इसके पहले, या वा और रा के पहले, या के पहले, या वा रा के पहले, या वा और के पहले जो है वो आधा वर्ण अवश्य आता है, अवश्य आता है। यानी कि अगर कहीं भी आधा वर्ण है और उसके बाद य लिखा है, या किसी आधा वर्ण के बाद व लिखा है या र है, तो आप समझ लीजिए कि वो यण स्वर संधि होगा। इसको भी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्या हो जाता है, आगे पूरा इसको देखिए, ये या वा और रा हो जाता है, रा हो जाता है। और क्या होता है कि इसके पूर्व में अर्ध स्वर, अर्धवर्ण आता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं क्या है। जैसे अत्यंत, स्वागत, अत्यंत स्वागत, प्रतीक, अब यहाँ पर देखिए यह आया है, आधा वर्ण आया है। या से पहले इसका विच्छेद हम करते हैं, देखते हैं। अतियंत, यानी कि अति ई आया और अत्यंत, तो यानी कि अति ई और यहाँ पे आ ही है तो अत्यंत हो गया। आधा वर्ण और ये या में परिवर्तित हो गया और आधा अक्षर ता जो है आधा हो गया। इसी तरह से सु प्लस आगत, अब सु उ आया और आ आया। प्रतीक, प्रति प्लस एक। अब जब या परिवर्तित होगा, एक चीज़ और ध्यान देने की है, जब या परिवर्तित होगा तो ई के बाद जो स्वर आएगा या पर उसी स्वर की मात्रा लगेगी। या पर मात्रा कोई भी लग सकती है, लेकिन ई के बाद जो स्वर आएगा उसी की मात्रा या पर लगेगी। तो अब यण संधि हो गया, अयादि संधि हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आज का काम ख़त्म करते हैं, फिर बाकी अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये हो गया। अब है अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि में जो है शब्द के बीच में या और वह अवश्य आता है। शब्द के बीच में या और वह अवश्य आता है। इसमें जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर अ और औ की मात्रा होती है। अ और औ आता है। ये देखिए इसका क्या हो जाता है, ए ऐ ओ औ, ये सारी चीज़ें आती हैं बीच में या व अ। जैसे अब उदाहरण हम समझते हैं, अगर कहीं बीच में
या और वाह आए तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर जो है वो अयादि स्वर संधि है। जैसे नयन, नयन, पवन, पावक, शावक, धावक, गायक, चयन, भवन। और एक चीज़ और है, इसमें जो है अधिकतर इन वर्णों पे मात्राएं नहीं होती हैं। देखिए अब जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए इसमें कहीं पर भी कोई मात्रा नहीं है। जैसे ना या पर है ना वा पर है। तो नयन, ने, ए प्लस अन, नयन। पवन, पो प्लस वन, पवन। पावक, धावक, सावक। तो इसी तरह से ये जो है आप जान लीजिए कि जहाँ बीच में या और वाह हो और शब्दों में या कोई मात्राएं ना हो, वो जो है आपका अयादि संधि है, अय और औ। अब इसका विग्रह करना, यहाँ तो हमने केवल आपको ट्रिक से संधि को पहचानना सिखाया है कि किस ट्रिक से हम किस संधि को पहचानेंगे कि ये संधि है, केवल इतना। बाकी विग्रह करना, विग्रह से हम कैसे इसे पहचानेंगे इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। एक बार हम फिर से पूरा इसको देख लेते हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, अ, ई, उ की मात्रा आती है। गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में होता है ए, ओ और री आता है। वृद्धि संधि में अय और औ की मात्रा आती है। यण संधि में क्या होता है, ई, उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है और बीच में आधा अक्षर या के बाद जरूर आता, या से पूर्व जरूर आता है। और जहाँ पर ई होगा वहाँ पर या हो जाएगा, जहाँ पर उ होगा वहाँ पर व हो जाएगा और री से अर हो जाता है, र। उसके बाद देखिए अयादि संधि में क्या है, अयादि संधि में शब्द के बीच में यह व अवश्य आता है। इसमें ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। क्या है इसकी परिभाषा कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद, देखिए यहाँ पर हमने इतना ही लिखा था केवल समझाने के उद्देश्य से, लेकिन फिर से और थोड़ा सा बता देते हैं। ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है। पहला तो ये है, ये तो विग्रह करेंगे तब आएगा। और जैसे ने प्लस अन अभी हमने बताया था, इसी तरह से पौ प्लस आवक पावक हो जाएगा। धौ प्लस धावक, धौ प्लस आवक जो है धावक हो जाएगा। गे प्लस आयक जो है गायक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसका विग्रह करना हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो ट्रिक मैंने बताई है उसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।